हेलो दोस्तों, ये हमारी अमेंडमेंट की तीसरी क्लास है, कंपनीज एक्ट 2013 अमेंडमेंट, जो कि हमारा एप्लीकेबल रहेगा जून 21 एग्जाम के लिए और दिसंबर 21 एग्जाम के लिए। मतलब जून 21 के लिए भी एप्लीकेबल है और दिसंबर 21 के लिए एप्लीकेबल है। दिसंबर 21 में भी फर्दर अमेंडमेंट और आनी बाकी है, तो वो जब आएगी तब हम आपको करा देंगे। अभी के लिए दिसंबर 21 के लिए एप्लीकेबल है, आप इसको इतना पढ़िए। जून 21 के लिए तो 100% अमेंडमेंट एप्लीकेबल रहेगी। आगे बढ़ते हैं। तो मैंने प्रीवियस 2 क्लासेज के अंदर आपको बहुत डिटेल में पहले आपको मतलब बताया फाइनेंशियल ईयर का, जो कि एक बेसिक मतलब है, आपको आना चाहिए, बाकी हमारे स्टडी मैटर में था नहीं। दूसरा मैंने आपको बताया सर बहुत डिटेल में, ये हमारा कट चुका है इंटरेस्टेड डायरेक्टर, अब स्टडी मैटर में भी आपको ये नहीं दिखेगी। ये एज पर जो अमेंडमेंट है ये सीएमए के एक्सपर्ट से है और किसी एक्सपर्ट से नहीं है दोस्तों, तो सीएमए के स्टडी मैटर में देखोगे तो नहीं मिलेगा। सेक्शन 10A के अंदर मैंने आपको समझाया और याद भी कराया था क्या था। आपको अगर याद करना है दोबारा तो दोबारा वीडियो देख सकते हैं स्पीड में। सेक्शन 12 मैंने आपको बताया इसके अंदर क्या चेंजमेंट आया था और क्या इंटरसेक्ट किया गया था। सेक्शन 12 तक मैंने आपको करा दिया था। सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन जो अल्टरेशन ऑफ आर्टिकल है, जो कि पेपर में काफी बार पूछा जाता है, इससे रिलेटेड अमेंडमेंट आ रखी है कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2019 के अंदर। तो वो क्या कहता है, ओल्ड प्रोविजन और न्यू प्रोविजन दोनों लिखा हुआ है, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है। वैसे तो मैंने किसमें नहीं लिखा ओल्ड और न्यू, मैंने सिर्फ न्यू ही न्यू लिखा है। इस वाले क्वेश्चन के अंदर मैंने ओल्ड और न्यू दोनों डाल रखा है, क्योंकि पता होना चाहिए कि पहले क्या था और अब क्या हो गया। ठीक है, और क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, क्योंकि पेपर में अल्टरेशन ऑफ आर्टिकल जरूर पूछा जाता है। अल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम एंड अल्टरेशन ऑफ आर्टिकल, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इंस्टीट्यूट के। इंस्टीट्यूट इसको बार बार क्वेश्चन में पूछा जाता है, पेपर में पूछा लेता है। तो कहता है अल्टरेशन ऑफ आर्टिकल। सबसे पहले पढ़ते हैं कि ओल्ड और न्यू में क्या चेंजमेंट आया। ठीक है, थोड़ा काफी बड़ा है और मैं आपको अब स्टडी मटेरियल खोल के नहीं दिखाऊंगा प्रीवियस क्लास की तरह। मैंने यहां पर लिख दिया है कि सीएमए स्टडी मैट का पेज नंबर 303 में आपको मिल जाएगा। अगर बुक अपडेट हो गई है तो ऊपर नीचे कहीं मिल तो जाएगा, पर मिलेगा जरूर आपको। ठीक है, तो टेंशन नहीं लीजिए। चलिए सर स्टार्ट करते हैं। अल्टरेशन में क्या हुआ था, अल्टरेशन में क्या है, और मैं आपसे कहूंगा कि मेरे लेक्चर देखने का तभी बेनिफिट है जब आप शुरू से देखेंगे। कंपनी जेट की पहली 2 क्लास है, फर्स्ट क्लास में 2 है। एक तो फर्स्ट क्लास में बेसिक मीनिंग बताया, अमेंडमेंट, कंपनीज अमेंडमेंट कैसे आती है, क्या कहना है, वो भी जरूर देखनी है। उसके बाद सेकंड जो क्लास होगी कंपनी अमेंडमेंट, वो भी फर्स्ट है। उसको फर्स्ट नाम दिया क्योंकि वहां से प्रोविजन चालू है। पहली क्लास के अंदर मैंने पहली क्लास है, एक पहली क्लास जो है उसमें बस बेसिक मीनिंग बताया है, कैसे अमेंडमेंट आती है, क्या आता है, वो लॉजिक क्लियर कराया, और दूसरी फर्स्ट क्लास है जिसमें प्रोविजन चालू हुए हैं। ठीक, तो आर्टिकल ऑफ अल्टरेशन ऑफ आर्टिकल, तो आर्टिकल में अल्टरेशन मतलब चेंज। ठीक है, तो पढ़ना जरा। सेक्शन 14 प्रोवाइड दैट फॉर अल्टरेशन ऑफ आर्टिकल, सेक्शन 14 हमें बताता है आर्टिकल में अल्टर कर सकते हैं, मतलब चेंज कर सकते हैं। पढ़ना जरा ध्यान से। द सेक्शन प्रोवाइड दैट सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ द एक्ट एंड कंडीशन कंटेन इन द मेमोरेंडम, इफ एनी, अ कंपनी में by a special regulation alter is article including alteration have the effect of the conversion of the private company into public company or public company into private company. The application said process is to be filed in form number INC 27। INC फॉर्म होते हैं इनकॉर्पोरेशन के। क्या कह रहा है, समझ नहीं आया ना आपको? मैं समझाता हूं आपको दोस्त, टेंशन नहीं लीजिए। ये कह रहा है कि दोस्तों अगर आप अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को अल्टर करना चाहते हो, चेंज करना चाहते हो, उसके अंदर कुछ चेंजमेंट लाना चाहते हो, बताओ सबसे पहले आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कहते किसे है? सर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है जिस एसोसिएशन, जिस आर्टिकल, जिस डॉक्यूमेंट के अंदर रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द कंपनी लिखे होते हैं कि कंपनी की क्या पावर है, कंपनी के क्या ड्यूटीज है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या रूल्स फॉलो करेगी, क्या रेगुलेशंस है, ये जिस डॉक्यूमेंट में लिखे होते हैं उसको हम आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कहते हैं। अगर कोई आपको पावर बढ़ानी है, रूल्स वगैरह कुछ चेंजमेंट करना है, दैट्स कॉल्ड अल्टर। इसमें आर्टिकल में अल्टर करना है। ठीक है सर, आर्टिकल क्या होता है? कंपनी का एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें बताया गया होता है कंपनी की पावर, कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशन, कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, सब ड्यूटीज वगैरह सब। अब अगर आपको उसके अंदर कोई ड्यूटीज, कोई पावर, कोई रूल्स एंड रेगुलेशन को चेंज करना है, इसको बोलते हैं अल्टर करना। वो वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन है दोस्तों, इसको जरूर याद करके जाइएगा, और मेमोरेंडम का अल्टरेशन भी जरूर याद करके जाइएगा। ये कहता है अगर आपको अपनी कंपनी का आर्टिकल को चेंज करना है, अल्टर करना है, तो आपको सिर्फ एक स्पेशल रेजुलेशन पास करना होगा और आप अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को अल्टर कर सकते हैं। पहले क्या बोला मैंने? अगर आप अपने आर्टिकल ऑफ अल्टरेशन आर्टिकल को अल्टर करना चाहते हो, चेंज करना चाहते हो उसके अंदर कुछ, तो आप चेंज कर सकते हो, बस आपको एक स्पेशल रेजुलेशन पास करना होगा। स्पेशल रेजुलेशन मतलब 75% एग्री होनी चाहिए। स्पेशल रेजुलेशन पास करना होगा और आप अपने आर्टिकल को अल्टर कर सकते हो। उसके अंदर
आप ये भी अल्टर कर सकते हो कि अगर आपकी कोई पब्लिक कंपनी है उसको प्राइवेट में कन्वर्ट कर सकते हो, वो भी अल्टरेशन कर सकते हो, और प्राइवेट कंपनी को पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट कर सकते हो। अगर आपको अल्टर करना है, अगर आपको चेंज करना है कुछ आइटम, कोई भी कुछ चीज आपको आर्टिकल में चेंज करनी है, तो उसके लिए आपको एक प्रोसेस फॉर्म भरना होगा जिसका नाम है INC 27। मैंने 3 बातें बोली, 3 बातें, उसको ध्यान दीजिएगा, पूरा सेक्शन समझ में आ जाएगा। पहली बात बोली कि अगर कंपनी अपने आर्टिकल को अल्टर करना चाहती है तो 75% रेजोल्यूशन पास करेगी। दूसरा मैंने कहा कि अगर वो अल्टर करना चाहते हैं तो कोई भी चीज अल्टर कर सकती है, हैविंग इंक्लूडिंग कि वो अगर वो पब्लिक कंपनी है तो प्राइवेट भी कर सकती है अल्टर करके, अगर प्राइवेट है तो पब्लिक भी कर सकती है। और अल्टर करने के लिए आपको INC 27 का फॉर्म भरना होगा। दोबारा सुनते हैं, अगर अल्टरेशन चाहते हो आर्टिकल में तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करो। आर्टिकल अल्टरेशन करने के लिए आर्टिकल में कोई भी आइटम अल्टरेशन हो जाएगा, कोई भी आइटम को चेंज कर सकते हो, इंक्लूडिंग प्राइवेट कंपनी है तो पब्लिक बना सकते हो, पब्लिक कंपनी है तो प्राइवेट कर सकते हो। और अगर अल्टर करना है तो INC 27 फॉर्म आपको सबमिट कराना होगा ROC को। क्लियर है, समझ में आ गया? अब पढ़ते दोबारा। कहता है सेक्शन 14 कहता है प्रोवाइड द अल्टरेशन ऑफ आर्टिकल। सेक्शन 14 कहता है कि अगर आपको अल्टरेशन करना आर्टिकल तो सेक्शन 14 के तहत अल्टरेशन करना होगा। द सेक्शन प्रोवाइड दैट सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ द एक्ट, कुछ कंडीशन है एक्ट की, उसको मानते हुए। कंडीशन क्या है कि आपको पहले तो क्या करना पड़ेगा, एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। इफ एनी ए कंपनी में बाय ए स्पेशल रेजोल्यूशन अल्टर इस आर्टिकल इंक्लूडिंग, तो कंपनी को क्या करना पड़ेगा, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा अल्टर इस आर्टिकल को अल्टर करने के लिए, इंक्लूडिंग अल्टरेशन हैविंग द इफेक्ट ऑफ कन्वर्जन। अल्टरेशन में आप क्या कर सकते हो, प्राइवेट कंपनी को पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट भी कर सकते हो या पब्लिक कंपनी को प्राइवेट में कन्वर्जन भी कर सकते हो। अगर आप अल्टर करना चाहते हो, अगर प्राइवेट को पब्लिक बनाना चाहते हो, पब्लिक को प्राइवेट बनाना चाहते हो, ये भी कर सकते हो, बाकी तो कर ही सकते हो, ये इंक्लूड और कह दिया। ठीक है, और इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक फॉर्म फिल करना होगा जिस फॉर्म का नाम है INC 27। क्या बात क्लियर हो गई? 3 बातें। अल्टर करने के लिए स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। दूसरा, अल्टर करने के लिए स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होगा। दूसरा, अल्टरेशन के अंदर इंक्लूड है कि अगर आप प्राइवेट से पब्लिक में जाना चाहते हो, पब्लिक से प्राइवेट जाना वो कर सकते हो। और तीसरा, INC 27 आपको फॉर्म भरना पड़ेगा अल्टरेशन करने के लिए। पहला प्रोविजो क्या कहता है, प्रोवाइडेड दैट। प्रोवाइडेड दैट का मतलब मैंने पहली क्लास में समझाया है, ठीक है, बहुत अच्छे से समझाया, बहुत डिटेल में, क्योंकि बेसिक मीनिंग मैंने पहली क्लास में समझा दिया। नहीं है तो नीचे कमेंट करके लिंक मांग लेना, मैं शेयर कर दूंगा। ठीक है सर, चलो। प्रोवाइडेड दैट का मतलब हुआ कि कोई भी सेक्शन अगर हम पढ़ते हैं तो प्रोवाइडेड दैट के साथ पढ़ना चाहिए, अदरवाइज जो मेन सेक्शन होता है वो अधूरा हो जाता है। प्रोविजो वो कुछ अलग बात करता है। वेयर अ कंपनी बीइंग अ प्राइवेट कंपनी अल्टर इट्स आर्टिकल इन सच अ मैनर that they no longer include the restriction and limitation which are required to be included in article of a private company under the act. The company shall, as from the date of such alter, ceases to be a private company. सब बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोलती है, मैं बड़ी हिंदी में आपको बड़ी आसानी से समझाने की कोशिश करता हूँ, आपको क्या कह रहा है, ठीक, सिंपल लैंग्वेज समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर किसी प्राइवेट कंपनी को अपने आर्टिकल को अल्टर करना है, अगर किसी प्राइवेट कंपनी को अपने आर्टिकल को अल्टर करना है तो अल्टरेशन के अंदर कोई रिस्ट्रिक्शन और लिमिटेशन जो इस एक्ट द्वारा मतलब कंपनीज एक्ट द्वारा प्राइवेट कंपनी के अंदर रिक्वायरमेंट बोली गई है। कंपनीज एक्ट द्वारा प्राइवेट कंपनी के लिए रिक्वायरमेंट कहा कि इतनी रिस्ट्रिक्शन और ये लिमिटेशन होनी चाहिए, उस रिस्ट्रिक्शन और उस लिमिटेशन को अल्टर नहीं किया जा सकता। यहां पर लिखा था अल्टर एनी अल्टरेशन, यहां पर लिखा था आपने आर्टिकल को अल्टर कर लो। कौन कर लो? कोई भी कंपनी कर लो, प्राइवेट कंपनी हो पब्लिक कर लो, पब्लिक से प्राइवेट कर लो, प्राइवेट से कंपनी कर लो। ये तो कन्वर्जन का अल्टरेशन है। आप पब्लिक कंपनी भी अल्टर कर सकते हो, कोई भी चीज प्राइवेट कंपनी भी अल्टर कर सकती है, पर अगर प्राइवेट कंपनी ने वो रिस्ट्रिक्शन और वो लिमिटेशन जो रिक्वायर्ड बाय द एक्ट है, इस एक्ट द्वारा जरूरी है वो होनी चाहिए लिमिटेशन रिस्ट्रिक्शन, उसमें अल्टर नहीं किया जा सकता, इसलिए प्रोविजन बनाया गया। मैंने कहा ना, अगर आप सिर्फ मेन पढ़ते हो तो वहां पर यह लिखा हुआ है, अगर आप पहला वाला पॉइंट पढ़ोगे तो वहां पर सिर्फ यह लिखा हुआ है कि आप कंपनी जो है प्राइवेट कंपनी हो या पब्लिक कंपनी हो, यहां पर वर्ड यूज करा है आ कंपनी। कंपनी मींस प्राइवेट पब्लिक बोथ, जितनी भी कंपनी है वो सारी। अगर कोई कंपनी अपना अल्टरेशन करना चाहती है तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास कराओ, तो कंपनी में प्राइवेट कंपनी भी आ गई और पब्लिक भी आ गई। ठीक है, प्राइवेट कंपनी के लिए अलग से बताया गया कुछ, इसलिए मैंने कहा था कि जब भी कोई मेन सेक्शन पढ़ते हो उसके साथ पढ़ना चाहिए। अगर आप ये नहीं पढ़ोगे तो प्राइवेट कंपनी कुछ भी चेंज कर देगी फिर तो। यहां पर तो सिर्फ ये बताया गया था ना दोस्त कि कंपनी अपना अल्टरेशन करने के लिए स्पेशल रेजोल्यूशन पास करे, कन्वर्जन कर सकती है प्राइवेट टू पब्लिक, और INC फॉर्म भरना 27। ये बताया थी 3 चीज। ये तो ना बताया था कि प्राइवेट कंपनी क्या नहीं कर सकती, इसलिए प्रोविजो बनाया गया, फर्स्ट प्रोविजो।
और प्रोवाइडेड दैट से शुरू हुआ फर्स्ट प्रोविजन, वो कहता है कि अगर कोई प्राइवेट कंपनी अपने आर्टिकल को अल्टर करना चाहती है तो वो लिमिटेशन और वो रिस्ट्रिक्शन जो एक्ट के अंदर रिक्वायरमेंट है कि भाई ये होनी चाहिए प्राइवेट कंपनी के अंदर लिमिटेशन, उसको अल्टर नहीं कर सकती। कंपनीज एक्ट द्वारा कोई लिमिटेशन, कुछ लिमिटेशन और कुछ रिस्ट्रिक्शन जो एक्ट द्वारा रिक्वायर्ड है, ये होनी चाहिए प्राइवेट कंपनी के अंदर, उस लिमिटेशन में या उस रिस्ट्रिक्शन के अंदर अल्टर नहीं किया जा सकता प्राइवेट कंपनी द्वारा। ये कह रहा है प्रोवाइडेड दैट। पढ़ेंगे वेयर अ कंपनी बीइंग अ प्राइवेट कंपनी, अगर कोई कंपनी प्राइवेट कंपनी है, अगर वो अपना आर्टिकल को अल्टर कर रही है, आर्टिकल अल्टर इस आर्टिकल वेयर अ कंपनी बीइंग अ प्राइवेट कंपनी, अगर कोई कंपनी प्राइवेट कंपनी है एंड अल्टर इट्स आर्टिकल, अपने आर्टिकल को अल्टर कर रही है इन सच अ मैनर, इस तरीके से अल्टर करेगी दैट दे नो लॉन्गर इंक्लूड, उस अल्टरेशन के अंदर रिस्ट्रिक्शन और लिमिटेशन इंक्लूड नहीं होगी, क्योंकि लिमिटेशन एंड रिस्ट्रिक्शन विच आर रिक्वायर्ड, जो कि जरूरी है, लिमिटेशन और रिस्ट्रिक्शन प्राइवेट कंपनी के अंदर to be included in the article of the company, article of the private company under this, प्राइवेट कंपनी के अंदर, प्राइवेट कंपनी का जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है उसके अंदर कुछ लिमिटेशन और कुछ रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए एक्ट द्वारा, जो बता रखी है कंपनीज एक्ट ने। कंपनीज एक्ट ने कुछ लिमिटेशन और कुछ रिस्ट्रिक्शन बता रखी है प्राइवेट कंपनी के आर्टिकल में होनी चाहिए। ठीक है सर, प्राइवेट कंपनी के आर्टिकल में कुछ लिमिटेशन और कुछ रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए, उस लिमिटेशन और रिस्ट्रिक्शन को अल्टर नहीं कर सकती प्राइवेट कंपनी, ये कहने की कोशिश कर रहा है पहले प्रोविजन में। ठीक है सर, तो प्राइवेट कंपनी के लिए अलग से कंडीशन दे दी कि भाई आप सारी चीजें अल्टर कर लो, सब चीज अल्टर कर लो, पर वो लिमिटेशन और वो रिस्ट्रिक्शन को अल्टर नहीं कर सकते जो लिमिटेशन रिस्ट्रिक्शन जरूरी है, रिक्वायर्ड है, कंपनी एक्ट द्वारा बताई गई है कि ये हर एक प्राइवेट कंपनी के अंदर जरूरी रिक्वायर्ड होनी चाहिए। क्लियर है नहीं है, समझ में आ गया? ओल्ड प्रोविजन, अब यहां पर क्या है, यहां पर ये ओल्ड प्रोविजन है, ये तो मैंने अभी आपको एक्ट समझाया कि लॉजिक बताया, ये तो इसमें कोई भी चेंजमेंट नहीं था, ये तो मैंने पूरा प्रोविजन पढ़ा दिया आपको, जो रेगुलर क्लास में पढ़ाता हूं, ये पूरा प्रोविजन पढ़ा दिया मैंने आपको क्या था। ठीक है, इसके अंदर कोई भी अमेंडमेंट नहीं है। जो इसका सेकंड प्रोविजन है ना, प्रोवाइडेड फर्दर दैट, जितने भी प्रोविजन है साथ में मिलकर पढ़ेंगे तभी पूरा सेक्शन बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा वो। Any alteration having effect of conversion of public company into a private company shall not take except the approval of the tribunal which shall be make such order as it deem fit। तो अगर ये कहता था, पहले क्या होता था, ओल्ड प्रोविजन है, मैंने लिख भी दिया है, पहले क्या होता था, अगर आप कभी कोई अल्टरेशन कर रहे हो और उसका इफेक्ट कन्वर्जन है, आपने कोई अल्टरेशन करा, आपकी प्राइवेट कंपनी है या पब्लिक कंपनी है, मान लो आपकी पब्लिक कंपनी है और आपने अल्टरेशन करा, और ये अल्टरेशन का इफेक्ट ये निकल कर आ रहा है कि आप अपनी पब्लिक कंपनी को प्राइवेट में कन्वर्ट करना चाहते हो। ठीक है, यहां पर यह वर्ड यूज नहीं करा गया प्राइवेट को पब्लिक में, यहां वर्ड, एक एक वर्ड की इंपॉर्टेंस है दोस्तों। एनी अल्टरेशन हैविंग इफेक्ट, एक अल्टरेशन का जो इफेक्ट आ रहा है वो आ रहा है कन्वर्जन, और कन्वर्जन किसका, ऑफ पब्लिक कंपनी इनटू प्राइवेट कंपनी। कहां लिखा है प्राइवेट टू पब्लिक, नहीं लिखा ना, तो इसका मतलब प्राइवेट टू पब्लिक के लिए अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है, पर पब्लिक से प्राइवेट कंपनी के लिए आपको ट्रिब्यूनल की अप्रूवल लेनी जरूरी है। ट्रिब्यूनल अगर कहेगा कि भाई जो भी ट्रिब्यूनल को लगता है कि हाँ कर लो या नहीं कर लो, एज अ डीम फिट, जो उनको सही लगता है वो आपको दे देगा, ट्रिब्यूनल आपको ऑर्डर पास कर देगा कि अगर मैं पब्लिक कंपनी हूं और मुझे पब्लिक कंपनी को प्राइवेट में कन्वर्जन करना है तो मुझे अपने आर्टिकल को अल्टर करना पड़ेगा। तो आर्टिकल अल्टर करना है पब्लिक से प्राइवेट में, तो आर्टिकल अल्टर करने के लिए मुझे ट्रिब्यूनल की मदद लेनी होगी, ट्रिब्यूनल का अप्रूवल लेना होगा। बिना ट्रिब्यूनल के अप्रूवल आप अल्टर नहीं कर सकते पब्लिक टू प्राइवेट, मतलब प्राइवेट टू पब्लिक के लिए कोई अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है। यहां पर वर्ड यूज नहीं करा कि प्राइवेट से पब्लिक में कन्वर्जन करने के लिए अप्रूवल लेने की जरूरत है, सिर्फ पब्लिक से प्राइवेट कंपनी करने के लिए अप्रूवल लेनी है। और किसकी अप्रूवल लेने की जरूरत है, ट्रिब्यूनल, बस ये ट्रिब्यूनल को हटा दिया गया, ये ट्रिब्यूनल में न्यू प्रोविजन में हटा देगा, याद रखना। प्रोवाइडेड फर्दर दैट पूरा वही है, पहले प्रोवाइडेड आल्सो दैट नहीं था स्टडी मेट में, अब ऐड कर दिया गया है अमेंडमेंट में। प्रोवाइडेड आल्सो दैट नहीं था, अब ऐड कर दिया गया अमेंडमेंट के अंदर। ठीक है सर, देखो सेक्शन 14(2) a copy of order of tribunal approving the alteration shall be filed within the registrar in a form INC 27 together with the printed copy of alteration article within the 15 days from the date of receipt of the order tribunal. The register shall be saved। क्या बोला सेक्शन है वो सुनो, ध्यान सुनना। सेक्शन 14 में जाता है, सेक्शन 14(2) है। ठीक है, ये कौन सा सेक्शन है, ये मैं पूरा प्रोविजन पढ़ा रहा हूं, अभी मैं आपको बताऊंगा चेंजमेंट का है। ये सेक्शन 14(1) है, ये सेक्शन है दोस्तों 14(1) जो मैंने पढ़ाया आपको। अरे यार ये लैपटॉप हैंग कर रहा है। ये जो 14 है ना, सेक्शन 14(1) है।
14 समझ में आया आपको? अल्ट्रेशन कर सकते हैं भाई। अल्ट्रेशन क्या कर सकते हैं? अल्ट्रेशन ये कर सकते हैं कि भैया हम अल्ट्रेशन करने के लिए आर्टिकल में पब्लिक प्राइवेट दोनों कर सकते हैं अल्ट्रेशन। आर्टिकल का अल्ट्रेशन करने के लिए स्पेशलाइजेशन पास करना पड़ेगा। पब्लिक टू प्राइवेट में कन्वर्जन हो सकता है, प्राइवेट से पब्लिक में भी हो सकता है। INC 27 फॉर्म भरना पड़ेगा अल्ट्रेशन के लिए। प्राइवेट कंपनी के लिए रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि वो लिमिटेशन और रिस्ट्रिक्शन जो कंपनी एक्ट ने द्वारा कहा गया है कि ये होनी चाहिए तो होनी चाहिए, उसमें अल्ट्रेशन नहीं हो सकता। प्रोवाइडेड फर्दर दैट, प्रोवाइडेड आल्सो दैट नहीं था पहले स्टडी मैटर में, फर्दर दैट के बाद आता आल्सो दैट, वो नहीं था अब ऐड कर दिया गया है। ठीक है सर, वो नया अमेंडमेंट है। दूसरा, एक तो ट्रिब्यूनल की जगह कर दिया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट। अब जहां जहां वर्ड ट्रिब्यूनल यूज करा गया था पुराने प्रोविजन में, अब वहां वहां सेंट्रल गवर्नमेंट यूज हो जाएगा। देखो यह क्या बोला था कि अगर आपको कोई अल्ट्रेशन करना है और उसका इफेक्ट अगर आप प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी से प्राइवेट में कन्वर्ट करना चाहते हो, अगर आपका अल्ट्रेशन पब्लिक से प्राइवेट में कन्वर्जन करने का है तो उस अल्ट्रेशन के लिए आपको ट्रिब्यूनल की अप्रूवल लेना पड़ेगा और वो भी जो ऑर्डर पास करेंगे वो आपको मानना पड़ेगा। तो ट्रिब्यूनल का अप्रूवल लेने के लिए लेना था पहले, ये ओल्ड प्रोविजन था कि पहले आपको ट्रिब्यूनल का अप्रूवल लेना था, अब नहीं लेना ट्रिब्यूनल का अप्रूवल, अब क्या लेना है? सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना है। देखो यहां पर आएगा अमेंडेड प्रोविजन। अमेंडेड प्रोविजन कहता है प्रोवाइडेड फर्दर दैट एनी अल्ट्रेशन हैविंग द इफेक्ट ऑफ द पब्लिक कंपनी इनटू प्राइवेट कंपनी शैल नॉट टेक इफेक्ट, जब तक पब्लिक से प्राइवेट तब तक नहीं कर पाओगे एक्सेप्ट जब तक अप्रूवल ले लो सेंट्रल गवर्नमेंट का। बस इतना सा चेंज है। जहां ट्रिब्यूनल वर्ड यूज करा गया था अब सेंट्रल गवर्नमेंट वर्ड यूज करना है। अब जहां जहां ट्रिब्यूनल वर्ड यूज करा गया वहां वहां सेंट्रल हो जाएगा। अब पढ़ो सेक्शन 14(2). 14(2) कहता है जो भी ट्रिब्यूनल की कॉपी आएगी, अब क्या होगा? जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की कॉपी आएगी, क्योंकि वर्ड चेंज हो गया। तो जहां जहां ट्रिब्यूनल यूज करा गया है बैग में लिख दिया, वहां वहां अब क्या हो जाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है सर, तो पहले ट्रिब्यूनल की जो ऑर्डर ऑफ कॉपी मिलती थी ना ट्रिब्यूनल की, तो सेक्शन 42 कहता था ट्रिब्यूनल की जो ऑर्डर ऑफ कॉपी मिलेगी अप्रूविंग द अल्ट्रेशन शैल बी फाइल्ड विद इन द रजिस्ट्रार, उस ट्रिब्यूनल की कॉपी को INC 27 के फॉर्म में अटैच करके ROC को भेजो टुगेदर विद द प्रिंटेड कॉपी ऑफ आर्टिकल, आर्टिकल की एक प्रिंटेड कॉपी, INC फॉर्म 27 फॉर्म भरो, आर्टिकल जो आपका अल्टर करा उसकी एक प्रिंटेड कॉपी और अप्रूवल की प्रिंटेड कॉपी किसको भेज देना? ROC को भेज देना। कब भेज देना? विद इन द 15 डे फ्रॉम द डेट ऑफ द रिसीट ऑफ द ऑर्डर फ्रॉम द ट्रिब्यूनल। ठीक है सर, क्लियर हो गया? तो ट्रिब्यूनल का जो ऑर्डर आया था, जैसे एग्जांपल समझते हैं, मान लो 1 जनवरी को ट्रिब्यूनल का ऑर्डर आया था, तो 1 जनवरी से ऑर्डर आया था, तो 1 जनवरी से 15 तारीख तक इतने के बीच में आपको ROC को फॉर्म भरना होगा। एक तो ROC को फॉर्म भरना है INC 27 फॉर्म, ये अल्ट्रेशन का फॉर्म है। दूसरा फॉर्म भरना होगा एक आपके पास जो ऑर्डर आया है, ऑर्डर ऑफ कॉपी भरना होगा, ऑर्डर ऑफ कॉपी कि भाई उसने अल्ट्रेशन के लिए अप्रूवल दिया ही नहीं दिया, कर सकते हैं नहीं कर सकते, उसकी एक ऑर्डर कॉपी निकालो ट्रिब्यूनल की। और तीसरा आपको एक चीज भरना होगा कि जो अल्टर आर्टिकल है ना, उसके एक जो आपने आर्टिकल को अल्टर करा है, जो भी अल्टरेशन करा है उसके अंदर, उसका एक फोटोकॉपी आप प्रिंटेड कॉपी जमा करा दीजिए। 3 जमा कराना है। कब कराना है? जब आपको ऑर्डर पास हुआ, आपको अप्रूवल मिला, अप्रूवल से। ठीक है सर, तो यहां समझ में आया? तो 1 जनवरी से लेकर 1 जनवरी को ऑर्डर आया अप्रूवल कि हाँ अप्रूव कर लो। सर अगर अप्रूवल नहीं मिला तो कन्वर्जन करने का, तो फिर जमा कराएं। ये सेक्शन 14(2) अप्रूवल अप्लाई नहीं होगा। अगर इन केस अप्रूवल मिल जाता है कि हाँ तुम अपनी पब्लिक कंपनी से प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट कर सकते हो, तब आपको INC 27 फॉर्म, अप्रूवल की एक कॉपी और प्रिंटेड कॉपी है अल्टरेशन ऑफ आर्टिकल, जो आपने अल्टर आर्टिकल उसको जमा करा दो विद इन द 15 डे ऑफ द अप्रूवल टू द ROC को जमा करा दो 15 दिन के अंदर अंदर अप्रूवल जब से मिला। और अगर आपको अप्रूवल नहीं मिलता तो ये काम बंद करना। सेक्शन 42 तभी अप्लाई होगा जब अप्रूवल मिलेगा। देखना, अ कॉपी ऑफ ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल अप्रूविंग द अल्टरेशन, जो अल्टरेशन को अप्रूव कर दे तभी उसकी कॉपी फाइल करनी है। अगर अप्रूवल नहीं मिला तो सेक्शन 14(2) एप्लीकेबल नहीं है दोस्तों। भाई जब अप्रूवल मिला ही नहीं तो मैं ROC को फाइल क्या करूं? समझने वाली बात है भाई। मैंने अल्टरेशन बोला कि भाई मुझे अल्टरेशन करना है, पब्लिक से प्राइवेट में कन्वर्ट करना है। अब अप्रूवल नहीं दिया ट्रिब्यूनल ने, अब ट्रिब्यूनल पहले ट्रिब्यूनल था, अब क्या आ जाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूवल नहीं दिया तो अब मैं सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल जब आया ही नहीं तो मैं रजिस्ट्रार को ROC को क्या फाइल करूं? भाई अप्रूवल जब मिला ही नहीं मुझे अल्टरेशन का तो मैं अप्रूवल कर ही नहीं पाऊंगा। ठीक है, तो अगर आप अपनी पब्लिक कंपनी से प्राइवेट कंपनी में कन्वर्जन करना चाहते हो, देखो ये अप्रूवल सिर्फ पब्लिक से प्राइवेट कंपनी के लिए है, बाकी के लेने को अप्रूवल लेना सेंट्रल गवर्नमेंट का। ठीक है ना, अब ट्रिब्यूनल वर्ड यूज हट गया, अब सेंट्रल गवर्नमेंट लगाऊंगा। ये 14(2) तभी अप्लाई होगा जब प्रोवाइडेड दैट का जो है, प्रोवाइडेड दैट है, फर्दर दैट है, हाँ प्रोवाइडेड फर्दर दैट जो है ना दोस्तों, ये प्रोवाइडेड फर्दर दैट होगा तभी 14(2) होगा। समझ में आ रहा है? अगर अप्रूवल मिलता है, सिर्फ अगर आप पब्लिक से प्राइवेट में कन्वर्ट करना चाहते हो तब अप्रूवल लेने की जरूरत होती है, और अप्रूवल लेने की जरूरत है तभी ROC को फाइल करना होता है। अदरवाइज अप्रूवल अगर नहीं मिला तो ROC को कुछ नहीं फाइल करना। और अगर आपके पास कोई और दूसरा क्या कहते हैं मेनली कोई और अल्टरेशन करना चाहते हो तो ROC को सिर्फ INC फॉर्म भर दो और अल्टर ऑफ कॉपी भर दो। INC फॉर्म भर देना 27 और अल्टरेशन की कॉपी भर देना, क्योंकि जिसमें अप्रूवल लेने की तो अप्रूवल की कॉपी चाहिए। सिंपल सी बात मैं कह रहा हूं, जिस केस के अंदर अप्रूवल लेना है और जिस केस के अंदर अप्रूवल नहीं लेना,
जिस केस के अंदर अप्रूवल नहीं दे रहा उसमें तो आरओसी को जमा कराना है सर आपके पास एक आईएनसी 27 फॉर्म और एक आपके पास अल्टरेशन ऑफ आर्टिकल की कॉपी, और जिसमें अप्रूवल लेना होता है उसमें एक अप्रूवल की कॉपी और अटैच कर देना, वो जमा करा देना अप्रूवल के 15 दिन के अंदर अंदर। क्लियर है नहीं है? सेक्शन 14(3) क्या कहता है? एनी सच अल्टरेशन शैल बी वैलिड इफ इट इज ओरिजिनली इन द आर्टिकल। कहता है एनी सच अल्टरेशन शैल बी वैलिड, अगर आर्टिकल में लिखा है कि भाई हम अल्टरेशन कर सकते हैं इस चीज के अंदर तो वो वैलिड है। ओरिजिनली आर्टिकल में लिखा है कि अगर मैं अल्टरेशन कर सकता हूं तो वैलिड है, अगर नहीं लिखा तो फिर वो इनवैलिड है। भाई आर्टिकल में लिखा ही नहीं है आप इस चीज में अल्टरेशन कर सकते हो, पहले आर्टिकल को चेंज करो अल्टरेशन करने के लिए, ठीक है? अब आर्टिकल में लिखा ही नहीं, भाई आर्टिकल में नहीं लिखा था कि पब्लिक से प्राइवेट कर सकते हैं, तो फिर आर्टिकल में जब आपका लिखा ही नहीं तो आप अल्टर कर ही नहीं सकते, पहले आर्टिकल को चेंज करो, वहां पर यह लिखवाओ कि पब्लिक से प्राइवेट में कन्वर्ट, फिर अल्टरेशन करो स्पेशल एडिशन पास करके। समझ में आ रहा है? तो अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा हुआ है कि अल्टर कर सकते हैं और वो आपने अल्टर करा तो वो वैलिड माना जाएगा, और अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा हुआ है कि अल्टर नहीं कर सकते, किसी बारे में अल्टरेशन के बारे में नहीं लिखा, फिर आप अल्टर कर रहे हो तो वो इनवैलिड है। जब तक आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ये नहीं लिखा कि हम इसी चीज में अल्टर कर सकते हैं तो फिर क्या फायदा उसको, फिर आप अल्टर कर ही नहीं पाओगे। क्लियर है नहीं है? तो अमेंडेड सेक्शन में क्या हुआ था? अमेंडेड सेक्शन के अंदर दो अमेंडमेंट आई है, एक तो जहां जहां ट्रिब्यूनल वर्ड यूज करा गया था वहां वहां सेंट्रल गवर्नमेंट कर दिया गया, और एक नया प्रोविजन और ऐड कर दिया गया, और नया प्रोविजन ऐड कर दिया गया कह रहा प्रोवाइडेड आल्सो दैट, पहले प्रोवाइडेड दैट आता है, फिर फर्दर दैट आता है, फिर आल्सो दैट आता है, थर्ड प्रोविजन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, पहले प्रोविजन को बोलते हैं प्रोवाइडेड दैट, सेकंड प्रोविजन को बोलते हैं प्रोवाइडेड फर्दर दैट, और थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन जो भी होंगे प्रोवाइडेड आल्सो दैट से चालू होंगे। जिस पैराग्राफ का शुरुआती वर्ड प्रोवाइडेड आल्सो दैट, प्रोवाइडेड फर्दर दैट, प्रोवाइडेड दैट होता है उसको प्रोविजो कहा जाता है। इसका मतलब कभी भी कोई मेन सेक्शन पढ़ना होता है तो उसको साथ में मिलाकर पढ़ो, नहीं तो सेक्शन अधूरा है वो। Provided also that any application pending before the tribunal as on the date of the commencement of the Companies Amendment Act 2013 shall be disposed of by the tribunal in accordance with the provision applicable to it before। बड़ा सिंपल सा प्रोविजन है, कहता है देखो पहले जब कंपनी अमेंडमेंट एक्ट 2019 नहीं आया था उससे पहले भी तो अप्रूवल गए होंगे और तब ट्रिब्यूनल पे अप्रूवल गए होंगे। भाई वो जो पब्लिक कंपनी से प्राइवेट कंपनी के अंदर कन्वर्जन करने के लिए अप्रूवल गया होगा बहुत सारी कंपनीज का अल्टरेशन का, वो ट्रिब्यूनल पे गया होगा 2019 से पहले, और वो ट्रिब्यूनल पे जो गया होगा 2019 के बाद अमेंडमेंट क्या आया, अब ट्रिब्यूनल को नहीं सेंट्रल गवर्नमेंट को अप्रूवल के लिए भेजो, यही आया 2019 के बाद ये भी अमेंडमेंट आया। तो अमेंडमेंट के बाद क्या आया, 2019 के बाद अमेंडमेंट जब भी आया तो सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल चाहिए, ट्रिब्यूनल की नहीं चाहिए। तो ठीक है, तो ये मान के चलो प्रोवाइडेड आल्सो दैट कहा गया कि भाई देखो जब मैंने ये अमेंडमेंट एक्ट आने से पहले मेरी कंपनी का कन्वर्जन करना था प्राइवेट टू कंपनी, पब्लिक से प्राइवेट में, और मैंने ट्रिब्यूनल के लिए अप्लाई करा, और आपने भी ट्रिब्यूनल के लिए अप्लाई करा, ट्रिब्यूनल को अप्लाई करा कि भाई हमें अप्रूवल दे दो पब्लिक से प्राइवेट करने, हम दो कंपनी है, मैंने अप्लाई करा कि भैया मेरे को पब्लिक से प्राइवेट होना है, और आपने भी अप्लाई करा पब्लिक से प्राइवेट। अभी ये कंपनी अमेंडमेंट एक्ट नहीं आया हुआ था, ठीक है, सुनना ध्यान से। अब मेरा अप्रूवल पेंडिंग में है और आपका अप्रूवल एक्सेप्ट कर लिया गया, आपको अप्रूव कर दिया गया कि आपका जो पब्लिक से प्राइवेट में अप्रूवल मिल गया ट्रिब्यूनल द्वारा, और मेरा भी पेंडिंग में चल रहा है, मेरा भी पेंडिंग में केस चल रहा है। 2019 में अमेंडमेंट एक्ट आ गया, अमेंडमेंट एक्ट आने के बाद क्या अब अप्रूवल की मुझे मदद लेनी, अप्रूवल लेना, क्योंकि अमेंडमेंट आने से क्या हुआ, ट्रिब्यूनल से सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया कि अब सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल लेनी पड़ेगी अगर आप पब्लिक से प्राइवेट में कन्वर्ट करना चाहते हो, अल्टरेशन करना चाहते हो आर्टिकल को। तो अब भाई मैंने तो ट्रिब्यूनल के लिए अप्लाई करा था, ये एक्ट अमेंडमेंट एक्ट आने से पहले क्या था, ट्रिब्यूनल के लिए मैंने अप्रूवल दिया था, अब वो पेंडिंग में चल रहा है, और पेंडिंग इतने हो गया और मेरा अमेंडमेंट एक्ट चेंज हो गया और ट्रिब्यूनल से सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया। तो कह रहा है कि अमेंडमेंट एक्ट से पहले वो सारे केस जो पेंडिंग है ट्रिब्यूनल के पास पब्लिक से प्राइवेट कन्वर्जन के आर्टिकल में, आर्टिकल अल्टरेशन ऑफ आर्टिकल का पब्लिक से प्राइवेट में पेंडिंग है, उसको डिस्पोज ऑफ कर दिया जाएगा और दोबारा अप्लाई करना पड़ेगा मुझे। समझ में आ रहा? आपका तो एक्सेप्ट हो गया था, आपको तो अप्रूवल मिल गया, तो आपको दोबारा अप्लाई नहीं करना। जिनका केस पेंडिंग में है और अमेंडमेंट एक्ट आने के बाद वो ट्रिब्यूनल से सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया, तो जो जो ट्रिब्यूनल के पास केस पेंडिंग में है उनको सबको डिस्पोज ऑफ कर दिया जाएगा, और अब उन सभी को सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल माननी पड़ेगी दोबारा से। तो पढ़े, प्रोवाइडेड आल्सो दैट एनी एप्लीकेशन पेंडिंग बिफोर ट्रिब्यूनल, ट्रिब्यूनल के पास कभी एप्लीकेशन पेंडिंग है जो हमने दी है ऑन द डेट ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द कंपनी एक्ट, कंपनी एक्ट 2019 आने तक कमेंसमेंट जब भी वो लागू हुआ उससे पहले अभी पेंडिंग थी एप्लीकेशन, वो एप्लीकेशन को सेल भी डिस्पोज ऑफ कर दिया जाएगा ट्रिब्यूनल, सारे एप्लीकेशन को डिस्पोज ऑफ कर दिया जाएगा, क्योंकि अब नए प्रोविजन के हिसाब से आपको वो एप्लीकेशन दोबारा सबमिट करानी पड़ेगी, अब ट्रिब्यूनल को नहीं सेंट्रल गवर्नमेंट को सबमिट करानी पड़ेगी। इन सबसेक्शन 2 द वर्ड ट्रिब्यूनल वर्ड चेंज टू द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल बी सब्स्टिट्यूटेड, ये अमेंडमेंट है कि ट्रिब्यूनल से सेंट्रल गवर्नमेंट लगा दिया गया, और प्रोवाइडेड आल्सो दैट नहीं कहता ना, अगर ये प्रोविजन नहीं ऐड करते तो भैया फिर वही होता कि जो मैंने एप्लीकेशन दी थी ट्रिब्यूनल को अब ट्रिब्यूनल ही अप्रूव करेगा, अब मैं सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए अलग से नहीं जाऊंगा। अगर प्रोवाइडेड आल्सो दैट वाला प्रोविजन ऐड नहीं करते
ये वाला प्रोविजन नहीं लगाते ना, तो मैं ट्रिब्यूनल ही मुझे अप्रूवल देता, मैं कहीं नहीं जाता, फिर कंपनी कहीं नहीं जाती अल्ट्रेशन पब्लिक से प्राइवेट करने के लिए। क्योंकि ये प्रोविजन ऐड कर दिया गया तो मेरी जो एप्लीकेशन थी वो रिजेक्ट हो जाएगी और मैं अब दोबारा अप्लाई करूंगा किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट। आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट नहीं होगी क्योंकि अप्रूवल पहले ही मिल जाएगा, जो पेंडिंग एप्लीकेशन है उसको रिजेक्ट करा जाएगा। यहां तक क्लियर हो गया, पूरा बड़ा सेक्शन मैंने आपको क्लियर कर दिया। क्लियर है या नहीं है, समझ में आया? आगे बढ़ते हैं, छठी अमेंडमेंट हमारी है 306 में, स्टडी मेट में मिल जाएगा आपको। कहता है इन सेक्शन 21 ऑथेंटिकेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट proceeding and contracts amended by the Companies Amendment Act 2019. Section 21 provide that a document or proceeding required authenticated by a company or a contract made or on behalf of the company may signed by any key managerial person or any officer of the company duly authorized by the board in this behalf. पेज नंबर 306 खोलता हूँ स्टडी मेट का। ये देखिए दोस्तों, सेक्शन 21 आपको दिख रहा है 306 पेज नंबर में स्टडी मटेरियल के, दिख रहा है। 2013 में इस सेक्शन को इंटरसेक्ट करा गया था और कंपनी 19 में भी ये सेक्शन एज इट इज चल रहा है। मतलब अमेंडमेंट इसके अंदर बेसिकली कुछ है नहीं, बेसिकली कह रहे हैं अमेंडमेंट इसमें डाला कि ये सेक्शन एज इट इज कॉपी कर दो, ऐसे ही चलता रहेगा, ये सेक्शन रुकेगा नहीं, मतलब खत्म नहीं होगा। 2013 में इंटरसेक्ट करा गया था, पहले सेक्शन 20 तक था, अब 21 इंटरसेक्ट कर दिया और 21 ऐसे ही अमेंडमेंट 2019 वाले अमेंडमेंट में जो हमारे लिए एप्लीकेबल है उसके अंदर ऐसे ही चलता रहेगा। इसके अंदर बेसिकली कोई अमेंडमेंट नहीं है, बस क्योंकि नोटिफिकेशन में दे रखी थी, इंस्टीट्यूट के साइट की नोटिफिकेशन में दे रखी थी, तो मैंने आपको डाल दिया। यहाँ पर पढ़ा देता हूँ क्या है। कहता है कोई भी डॉक्यूमेंट होता है ना और कोई भी प्रोसीडिंग्स होती है, तो कोई भी किसी भी टाइप का डॉक्यूमेंट होता है उसको कंपनी द्वारा ऑथेंटिकेट करा जाता है। अब कंपनी द्वारा ऑथेंटिकेट किया जाएगा या भी कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करा जाता है कंपनी के बिहाफ पर, कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी प्रोसीडिंग या कोई भी कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा कंपनी के बिहाफ पर। कोई कंपनी का डॉक्यूमेंट है, कंपनी की प्रोसीडिंग्स हो रही है या कोई कॉन्ट्रैक्ट कराया जा रहा है कंपनी के बिहाफ पर, तो वो उस डॉक्यूमेंट पे ऑथेंटिकेट होगा कंपनी का और उस डॉक्यूमेंट में साइन करेगा कौन, की मैनेजरियल पर्सन। कोई भी की मैनेजरियल पर्सन उसमें साइन कर देगा या कोई भी ऑफिसर जो कि ऑथराइज करा गया होगा, जिसने बोर्ड द्वारा ऑथराइज करा गया है। दोबारा सुनेंगे, कोई भी डॉक्यूमेंट हो, कोई भी प्रोसीडिंग हो रही हो या कोई भी कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा हो कंपनी के बिहाफ पर, तीन चीज, डॉक्यूमेंट, प्रोसीडिंग्स एंड कॉन्ट्रैक्ट, ये तीन चीजें करी जाएगी। इसको ऑथेंटिकेट करने के लिए कंपनी का ऑथेंटिकेशन चाहिए और कंपनी की ऑथेंटिकेशन दो जने कर सकते हैं। पहला जरा कोई भी की मैनेजरियल पर्सन और दूसरा जरा बोर्ड द्वारा कोई पर्सन को ऑथराइज करा गया हो ये साइन करने के लिए, ऑथेंटिकेट करने के लिए। मान लो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने आपको ऑथराइज करा कि आप ऐसे डॉक्यूमेंट में ऑथेंटिकेट करना, साइन कर देना आपने, तो आप साइन करोगे या कोई भी की मैनेजरियल पर्सन साइन कर देगा। तो पढ़ना, सेक्शन 21 प्रोवाइड दैट अ डॉक्यूमेंट और प्रोसीडिंग रिक्वायर्ड, जिसकी ऑथेंटिकेशन जरूरी है कंपनी की, ऐसा डॉक्यूमेंट, ऐसा प्रोसीडिंग जिसकी कंपनी की ऑथेंटिकेशन जरूरी है। कॉन्ट्रैक्ट मेड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी, कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया किसके बिहाफ पर, कंपनी के बिहाफ पर। कौन साइन करेगा, या तो कोई की मैनेजरियल पर्सन साइन कर देगा या और एनी ऑफिसर, कोई भी ऐसा ऑफिसर कंपनी का जिसको ऑथराइज करा होगा, ड्यूली ऑथराइज्ड बाय द बोर्ड ऑन दिस बिहाफ। कि भाई देखो बोर्ड तो बहुत काम है बोर्ड को, तो बोर्ड ने एक पर्सन को ऑथराइज कर दिया कि तुम अगर किसी डॉक्यूमेंट में, किसी प्रोसीडिंग या कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ऑथेंटिकेशन की जरूरत होगी तो बोर्ड में जिस ऑफिसर को ऑथराइज करा वो कर देगा, अगर वो नहीं ऑथराइज करा गया तो की मैनेजरियल पर्सन कर देगा कोई भी। ये था सेक्शन 21, ऑथेंटिकेशन देना किसमें, डॉक्यूमेंट में, प्रोसीडिंग्स में और कॉन्ट्रैक्ट्स में। सब कुछ समझ में आया होगा आपको, ये सेक्शन पूरा समझ में आ गया होगा। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको प्रोसीडिंग का मतलब नहीं पता होगा, ये कोई गलत बात नहीं है, नहीं पता, बहुत सारे सेल्फ स्टडी करते भाई नहीं पता, तो आप इसी बात का इंतजार करेंगे भाई डॉक्यूमेंट समझ में आ रहा होगा, कॉन्ट्रैक्ट करने प्रोसीडिंग क्या है। तो देखो प्रोसीडिंग का मतलब होता है जब किसी के अगेंस्ट हम केस करते हैं या केस होता है, भाई कंपनी के अगेंस्ट कोई केस आ गया, लीगल केस, या हमने कंपनी ने किसी के ऊपर केस करा, तो उस चीज की प्रोसीडिंग के अंदर जो भी डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे उसमें ऑथेंटिकेट कौन करेगा, ये होगा। तो प्रोसीडिंग मतलब होता है लीगल एक्शन लिया जाना, या तो हमारे ऊपर लिया गया है कंपनी के ऊपर या कंपनी ने किसी के ऊपर लिया गया है, तो प्रोसीडिंग्स के अंदर आ जाता है। ठीक है सर, तो ऑथेंटिकेट कौन करेगा, वो ऑथेंटिकेट आपके पास कोई भी की मैनेजर पर्सन या किसी ऑफिसर को ऑथराइज करा गया है बोर्ड द्वारा। क्लियर हो गया नहीं हो गया। 306 में आप देखोगे तो इसको डाल रखा है स्टडी मटेरियल के अंदर और सेम सेक्शन अपलोड कर रखा, मतलब पुट कर रखा है इसके अंदर। क्लियर है, आगे बढ़ूं, चलो। सेक्शन 23 पब्लिक ऑफर एंड प्राइवेट प्लेसमेंट, इसके अंदर अमेंडमेंट है और ये अमेंडमेंट कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2020 की है। ये कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2020 की है जो कि दिसंबर 21 वालों के लिए एप्लीकेबल है और जून 22 वालों के लिए भी एप्लीकेबल हो जाएगी। ये दिसंबर एक्ट जो कंपनी एक्ट 2020 है वो जून 22 के लिए भी एप्लीकेबल हो जाएगी।
क्लियर है? चलो, तो पब्लिक ऑफर एंड प्राइवेट प्लेसमेंट, सेक्शन 23 पब्लिक ऑफर एंड प्राइवेट प्लेसमेंट। इन दिस सेक्शन, इन सेक्शन 23 ऑफ द प्रिंसिपल एक्ट, प्रिंसिपल एक्ट क्या है सेक्शन 23 का, आफ्टर सबसेक्शन 2 एंड बिफोर द एक्सप्लेनेशन, सेक्शन 2 के बाद और एक्सप्लेनेशन से पहले, द फॉलोइंग सबसेक्शन विल बी इंटरसेक्टेड। मतलब सेक्शन 1 होगा, सबसेक्शन 1 होगा, सबसेक्शन 2 होगा, उसके बाद और एक्सप्लेनेशन से पहले एक सबसेक्शन 3 ऐड कर दिया गया और 3 में लिखा गया कुछ। ठीक है सर, समझ में आया? पहली लाइन में क्या लिखा है? प्रिंसिपल एक्ट क्या है? कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट का सेक्शन 23 है और 23 बात करता है पब्लिक ऑफर एंड प्राइवेट प्लेसमेंट की, और उसका जो सबसेक्शन 2 है उसके बाद और एक्सप्लेनेशन से पहले एक सबसेक्शन 3 ऐड कर दिया गया। ठीक है सर, ये क्लियर हो गया? चलो पेज नंबर देखते हैं, और 3 और 4 ऐड कर दिया गया, देखो 4 भी ऐड करा गया। पेज नंबर देखते हैं 318, दिखाता हूं आपको मैं। देखो विजुअलाइज नहीं करेंगे ना, अमेंडमेंट तो हर जगह आपको मिल जाएगी दोस्त, अमेंडमेंट आपको हर जगह मिल जाएगी, पर स्टडी मैट के अनुसार अमेंडमेंट पढ़ने का अलग ही मजा है। यहाँ फील आता है कि हाँ यार हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग चीजें चल रही है। हाँ भाई 318, 313 है, 318 ये 318 में सेक्शन 23 ढूंढते हैं। ये सेक्शन 23 कहता है सेक्शन 23 का सबसेक्शन 1, सेक्शन 23 का सबसेक्शन 2 एंड एज पर एक्सप्लेनेशन, इसके बाद और इससे पहले सेक्शन 3 और सबसेक्शन 4 ऐड कर दिया गया। देखो स्टडी मैट में ऐड नहीं किया, पुराना स्टडी मटेरियल है, इसलिए अलग से अमेंडमेंट पढ़ाई जाती है। देख रहे हो आप, नया स्टडी मैट खोला है मैंने अभी, जो कि जून 22 में अमेंडेड है। अमेंडेड स्टडी मैट देखो कब का है ये, इंस्टीट्यूट करता ही नहीं ऐड। भाई क्या करे आप, अभी ऐड नहीं करेगा। देखो मार्च 2021 का अमेंडेड है और जून 21 में तो आपका एग्जाम है, तो मार्च 2021 का अमेंडमेंट है, अमेंडेड कर दी गई। अभी और अमेंडेड करके लाना चाहिए था ना इनको, नहीं लाए। अब देखो मैंने समझ में आया ना क्या समझाया आपको मैंने, क्लियर? एक बार वहां पहुंच जाऊं मैं, आज ये क्लियर हो गया? क्या कह रही थी पहली लाइन? जो प्रिंसिपल एक्ट है, जो प्रिंसिपल एक्ट है, इधर देखिए 2 सेक्शन एक्ट करे गए हैं, वो ध्यान देना। जो प्रिंसिपल एक्ट है मींस कंपनीज एक्ट, उसका सेक्शन 23 मींस दिस सेक्शन 23, इसका सबसेक्शन 1 एंड सबसेक्शन 2 के बाद और एक्सप्लेनेशन से पहले 3 और 4 सबसेक्शन ऐड कर दिए गए। आफ्टर सबसेक्शन 2 एंड बिफोर द एक्सप्लेनेशन द फ्लोइंग सबसेक्शन विल बी इंटरसेक्टेड, नया ऐड करे गए हैं। आओ सर, such class of public company may issue such class of security for the purpose of listing and on permitting stock exchange in permissible foreign jurisdiction or such other jurisdiction as may be prescribed। क्या बोला गया? ध्यान सुनेगा, इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूजन क्रिएट कर देगा आपके लिए। मतलब सुनो, कह रहा कुछ क्लासेस ऑफ पब्लिक कंपनी है। क्लासेस ऑफ पब्लिक मतलब अलग अलग टाइप की पब्लिक कंपनीज, जैसे नेशनल टेक्सटाइल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, बीएचईएल, इंडियन ऑयल, ये होगी पब्लिक कंपनीज हो गई है ना। तो अभी ये इनमें नाम नहीं कह रहा, ये कुछ क्लासेस ऑफ कंपनी है जो कि बता रखा होगा कंपनी एक्ट द्वारा। हमें नहीं सोचना इतना, हमें सोचना है कि कुछ क्लासेस ऑफ पब्लिक कंपनी है, वो कुछ क्लास ऑफ शेयर इशू कर सकती है, पर उनको लिस्टेड करानी पड़ेगी स्टॉक एक्सचेंज में, और उनको परमिशन लेना पड़ेगा ज्यूरिडिक्शन से, चाहे वो फॉरेन ज्यूरिडिक्शन हो चाहे अदर ज्यूरिडिक्शन हो। सिंपल ही कह रहा है कि कुछ क्लासेस ऑफ पब्लिक कंपनी कुछ क्लासेस ऑफ शेयर इशू कर सकती है। कुछ क्लासेस ऑफ पब्लिक कंपनी, सारी पब्लिक कंपनी नहीं, कुछ क्लासेस ऑफ पब्लिक मतलब कुछ टाइप्स ऑफ पब्लिक कंपनी, कुछ टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी, सारी सिक्योरिटी कुछ टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी। तो समझ में आ रहा है? पब्लिक कंपनी बहुत सारी, उसमें से कुछ चुनी गई, इसको बोला क्लासेस ऑफ पब्लिक कंपनी। सिक्योरिटीज बहुत सारी होती है, डिवेंचर शेयर, प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर, बहुत सारी सिक्योरिटी, बॉन्ड वगैरह सिक्योरिटीज होती है, उसमें से कुछ सिक्योरिटी सिलेक्ट करे गए। सर क्या सिक्योरिटी है, कौन सी पब्लिक कंपनी है, इसके लिए आपको एक चिट्ठी मिलती है एक्ट के एंड में, वहां पढ़ते हैं आप। इसको हमें सोचना नहीं है, हमें सोचना है कि कुछ क्लासेस ऑफ पब्लिक कंपनी और कुछ क्लासेस ऑफ शेयर इशू कर सकती है। इशू करने से पहले उसको स्टॉक एक्सचेंज में जाके उस शेयर का लिस्टेड कराना पड़ेगा, अपने आपको लिस्टेड करानी पड़ेगी। लिस्टेड कराने के बाद उसको ज्यूरिडिक्शन, जो उस एरिया का ज्यूरिडिक्शन होगा, उसमें वहां पर क्या करना पड़ेगा दोस्तों, उनकी परमिशन भी लेनी पड़ेगी, चाहे वो फॉरेन ज्यूरिडिक्शन हो चाहे वो अदर ज्यूरिडिक्शन हो। एज द केस के बी प्रिस्क्राइब, मतलब एज में बी प्रिस्क्राइब, जो भी ज्यूरिडिक्शन होगा। सिंपली कहा कि कुछ क्लासेस ऑफ पब्लिक कंपनी है जो कि सिक्योरिटी इशू कर सकती है, वो भी कुछ क्लासेस ऑफ सिक्योरिटी जो कि फॉर द पर्पस ऑफ लिस्टिंग ऑन अ परमिट ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज की परमिशन लेनी पड़ेगी इन परमिसेबल ऑफ फॉरेन ज्यूरिडिक्शन और अदर ज्यूरिडिक्शन। जो ज्यूरिडिक्शन होता है तो उसकी परमिशन भी लेनी है, और स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड वाले की परमिशन, लिस्टेशन मतलब आप लिस्टेड करवा लो कंपनी को तो वो स्टॉक एक्सचेंज की परमिशन हो जाएगी, फिर तो शेयर इशू कर सकते हैं, और फिर ज्यूरिडिक्शन की परमिशन भी लेनी होगी। ये कहने की कोशिश कर रहा है आपको।
अब आपको पता है कि प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी शेयर इशू कर सकती है, कंडीशन है, वो कंडीशन सेक्शन 23(1) में और 23(2) में लिखी है। एक बार मैं वो भी पढ़ा देता हूं आपको, जिससे आपको क्लियरिटी मिल जाए। कहता है सेक्शन 23(1) प्रोवाइडेड दैट अ पब्लिक कंपनी में इशू सिक्योरिटी, पब्लिक कंपनी क्या कर सकती है, सिक्योरिटी इशू कर सकती है, क्या, थ्रू प्रोस्पेक्टस से, थ्रू प्राइवेट प्लेसमेंट से और थ्रू राइट इशू या बोनस इशू से। तीन तरीके से पब्लिक कंपनी एक शेयर इशू कर सकती है। और बोला गया और ऐड कर दिया गया कि पब्लिक कंपनी एक कुछ क्लासेस ऑफ पब्लिक कंपनी शेयर इशू कर सकती है, कुछ क्लासेस ऑफ सिक्योरिटी इशू कर सकती है, बस उसको परमिशन लेनी होगी। कुछ क्लासेस ऑफ पब्लिक कंपनी कुछ क्लासेस ऑफ शेयर इशू कर सकती है और कुछ क्लासेस ऑफ सिक्योरिटी इशू कर सकती है। वो सिक्योरिटी के अंदर शेयर आ सकता है, डिवेंचर आ सकता है, वो अलग चीज है। फॉर द पर्पस ऑफ लिस्टिंग ऑन द परमिट ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, आपको लिस्टेड कराना होगा और उसकी ज्यूरिडिक्शन की परमिशन आपको लेनी होगी, जो भी ज्यूरिडिक्शन आपका है। ठीक है सर, ये ज्यूरिडिक्शन क्या होता है? ज्यूरिडिक्शन का मतलब हो गया दोस्त कोर्ट। कोर्ट अलग अलग तरीके के ज्यूरिडिक्शन होते हैं, अलग अलग तरीके के कोर्ट होते हैं। आप इसको सिंपल लैंग्वेज में लिखो तो कोर्ट को कहते हैं ज्यूरिडिक्शन। ठीक है, तो आपको कोर्ट की परमिशन भी लेनी होगी, ज्यूरिडिक्शन। ठीक, अब ज्यूरिडिक्शन में ना डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ज्यूरिडिक्शन आते हैं, कॉन्करेंट ज्यूरिडिक्शन, आपका जुडिशियल ज्यूरिडिक्शन करके अलग अलग आते हैं। इतनी घुस क्यों रहे हो, इतना लो में घुसना ही नहीं है। ठीक है, देखो घुसने की तो आप अगर घुसना चाहते हो, लोग के अंदर पूरा डिटेल में जाना चाहते हो तो एलएलबी होती है इसके लिए, सीएमए नहीं होता दोस्तों, एलएलबी होती है। ठीक है, हमारे को घुसना है कॉस्टिंग के अंदर, जो हमारे आगे काम आएगा। लोग क्या काम आने वाला है हमारा, लोग कोई काम नहीं आएगा दोस्तों हमारा। मेरे जहां तक मुझे नॉलेज में इतना काम नहीं आता जितना हमारा कॉस्टिंग अकाउंट्स टैक्सेशन डिपार्टमेंट में काम आता है। चलिए सर, बाकी नॉलेज लेने के लिए अगर आप सोचते हो कि भाई मुझे लॉ के अंदर करना है, तो मैं आपसे सजेस्ट करूंगा कि आप एलएलबी में जाइए, वहां तो इतनी नॉलेज मिलेगी, वहां तो क्या क्या मिलेगा, आप पक जाओगे, कहोगे मुझे नहीं पढ़ना ज्यादा लॉ। ठीक है, चलो सर, तो हमने कहा समझ में आया, कुछ क्लासेस ऑफ कंपनी और कुछ क्लासेस ऑफ शेयर इशू कर सकती है, बस परमिशन लेनी है, लिस्टेड कराना पड़ेगा, और साथ में आपके पास जुरिडिक्शन के जो नियर बाय जुरिडिक्शन हो, जो उसका प्रिमिसिबल जुरिडिक्शन होगा, जो वहां पर परमिशन लेनी होती है, उस कोर्ट पे जाकर परमिशन लेगा, फिर जाकर शेयर इशू कर सकता है। वो भी कुछ क्लासेस ऑफ शेयर, कुछ क्लासेस ऑफ सिक्योरिटी और कुछ क्लासेस ऑफ पब्लिक कंपनी ही कर पाएगी। ठीक है, सेक्शन 4 एंटर करा, द सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन, सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो नोटिफिकेशन देकर एग्जाम कर सकती है एनी क्लास और क्लासेस ऑफ पब्लिक कंपनी रिफर टू सबसेक्शन 3 फ्रॉम एनी प्रोविजन ऑफ द चैप्टर एंड चैप्टर 4 सेक्शन 89 एंड 90 एंड 127। a copy of every such notification shall soon as per the after as may be after its issue it laid down before the houses of parliament। बड़ा टिपिकल सेक्शन से बताया गया और इसको मैं सिंपल करने की कोशिश करता हूं। लेकिन दोबारा से एक बार देखो, दोबारा पढ़ते हैं, मैं समझाता हूं आपको बहुत अच्छे से। कहता है अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे नोटिफिकेशन लाकर एग्जम्प्ट कर सकती है क्लास या क्लासेज ऑफ पब्लिक कंपनी को, जो कि सबसेक्शन 3 के अंदर रेफर करेंगे। मान लो सबसेक्शन 3 के अंदर 10 क्लासेज ऑफ पब्लिक कंपनी है, 10 पब्लिक कंपनी है जो कि एक क्लासेज ऑफ पब्लिक कंपनी में आ गई, और 10 टाइप की है, 5 टाइप की सिक्योरिटी है, क्लासेज ऑफ सिक्योरिटी एंड क्लासेज ऑफ पब्लिक कंपनी। अब ये कहा सेक्शन 4 में लाया गया, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे जो वो क्लासेज ऑफ कंपनी जो सेक्शन 3 के अंदर रेफर कर रही है, मतलब इस वाले सेक्शन के अंदर आ रही है, इस क्लासेज ऑफ पब्लिक कंपनी के अंदर रेफर करती है सबसेक्शन 3 के अंदर, उनको एग्जम्प्ट कर देगी। किस चीज से एग्जम्प्ट कर देगी? इस चैप्टर के प्रोविजन से, इस चैप्टर का जो प्रोविजन है उससे एग्जम्प्ट कर देगी, इस चैप्टर 4 से एग्जम्प्ट कर देगी, सेक्शन 89 से एग्जम्प्ट कर देगी, 90 से एग्जम्प्ट कर देगी और 127 से एग्जम्प्ट कर देगी। मतलब सिंपल ही है, आपको ये सेक्शन याद करने की जरूरत नहीं, और ये क्वेश्चन भी, ये मतलब ये पर्टिकुलर चीज याद करने की जरूरत नहीं है, काफी आपको बहुत टाइम लग जाएगा इसको समझने में। आप सिंपल ये समझिए कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट अगर चाहे वो क्लासेज ऑफ कंपनी जो सबसेक्शन 3 के अंदर रेफर कर रही है, सबसेक्शन 3 के अंदर रेफर करती है, उन क्लासेज ऑफ कंपनी को एग्जाम दिला सकती है किसी भी प्रोविजन से, इस चैप्टर के प्रोविजन से, जो कि ये चैप्टर सेक्शन 23 पब्लिक ऑफर वाला चैप्टर है, इससे प्रोविजन एग्जाम कर देगी, चैप्टर 4 से एग्जाम कर देगी, सेक्शन 89 से, सेक्शन 90 से और सेक्शन 127 से एग्जाम कर देगी। पर जो कॉपी ऑफ नोटिफिकेशन है ना दोस्तों, वो आपको क्या करना पड़ेगा, बोथ दी हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट में अप्रूव कराना पड़ेगा, वहां जाना पड़ेगा, और उसके अप्रूवल के बाद नोटिफिकेशन इशू करी जाएगी। और कुछ क्लासेज ऑफ कंपनी जो कि सबसेक्शन 3 के अंदर रेफर कर रही है और इन पर्टिकुलर चैप्टर, इस चैप्टर से, चैप्टर 4 से 89 to 90 और 27 सेक्शन से क्या करा सकती है, वो एग्जम्प्ट करा सकती है, उनको एग्जम्पशन दे सकती है कि आपको ये प्रोविजन मानने की जरूरत नहीं है, आपको सबसेक्शन 3 का वो प्रोविजन मानो और आपको कोई मानने की जरूरत नहीं है। ऐसे एग्जम्पशन अलग से ला सकती है। क्लियर है या नहीं है, समझ में आया? ठीक है, तो अगर किसी कंपनी रिक्वेस्ट कर रहा है भाई है कि मुझे एग्जम्पशन दो, मुझे इस प्रोविजन को ना मानना पड़े, मैं सिक्योरिटी भी इशू कर पाऊं और मुझे चैप्टर के प्रोविजन ना मानना पड़े, चैप्टर 4 के प्रोविजन ना मानने पड़े, 89, 90 और 127 सेक्शन ना मानना पड़े, तो उस केस के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो एग्जाम नोटिफिकेशन लाकर उनको एग्जाम्पशन दिला सकती है। और कौन सा एग्जाम्पशन है कि सारी क्लासेज ऑफ पब्लिक कंपनी नहीं, वो क्लासेज ऑफ पब्लिक कंपनी जो वो लिस्ट है जो सबसेक्शन 3 के अंदर बताई गई है उसमें आपको ला सकती है। क्लियर है या नहीं है, समझ में आया?
ठीक है जी। सर चैप्टर 4 में उसका है शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर का सेक्शन 89 शेयर से रिलेटेड डील करता है। ऐसी इन सभी सेक्शन जो रिलेटेड है, रिलेटेड टू सिक्योरिटी से डील करते हैं सेक्शन। ठीक है सर, तो समझ में आया क्या? तो दो सेक्शन इंक्लूड करे गए। पहला सब सेक्शन 3 कहा गया कि कुछ क्लासेस ऑफ कंपनी और कुछ क्लासेस ऑफ सिक्योरिटी इशू कर सकती है, कुछ क्लासेस ऑफ पब्लिक कंपनी लिस्ट दे रखी होगी, उस कुछ क्लासेस ऑफ सिक्योरिटी की लिस्ट दे रखी होगी वो इशू कर सकती है। स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड करा लो और जुडिशियल की परमिशन ले लो। तीसरा बताया गया स्पोर में कुछ सब क्लासेस ऑफ कंपनी जो कि सबसेक्शन 3 के अंदर रेफर कर रही है उनको एग्जम्पशन दिलाई जा सकती है कोई भी प्रोविजन ना मानने के लिए कि आप इस चैप्टर के प्रोविजन मानना, चैप्टर 4 शेयर कैपिटल डिबेंचर के प्रोविजन मत मानना, 89 सेक्शन मत मानना, 90 227 सेक्शन मत मानना, पर हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट से अप्रूवल लेने के बाद। ठीक है, तो उनको एग्जम्पशन दिला सकते हैं कि आप सिक्योरिटी इशू कर लो पर हमको प्रोविजन मानने की जरूरत नहीं है। यह है सबसेक्शन 4। क्लियर है दोस्त, समझ में आया? ठीक। आई कह रहा है सेक्शन 29। अभी छोटे छोटे सेक्शन है दोस्तों, इन सेक्शन को मैं अपनी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा। आप छोटे छोटे सेक्शन जल्दी जल्दी हो जाएंगे। ठीक है, देखो पढ़ते जाइए, ये मत सोचिए कि कितने सेक्शन है, पढ़ते जाइए आप। ये सेक्शन मैं आपको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करता हूं और नेक्स्ट क्लास में छोटे छोटे सेक्शन है, बाद हमारा कुछ ऐड हो रहा है, जैसे रजिस्ट्रेशन वर्ड से जगह पर आप फाइलिंग ऐड कर दिया गया और आपके पास सेक्शन 7 ओमिटेड कर दिया गया। तो मैं दिखाऊंगा स्टडी मैट खोल कर आपको, तो वहां पर आपको दिखाऊंगा। तो सिंपल समझ, मैं चाहता तो अभी करा दूं पर क्लासेस बड़ी हो जाएगी, इतना नहीं, लिमिटेड पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। ठीक है हमारा, चलो तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और नेक्स्ट क्लास में सेक्शन 26 से हम स्टार्ट करेंगे और आगे बढ़ते हुए चलेंगे, जल्दी जल्दी हो जाएगा आप। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।